हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी जो नॉलेज का जो स्किल है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम एक सुपरवाइज़र, एक एग्जीक्यूटिव, एक मैनेजर के क्या कुछ वर्क होते हैं, कैसे वो उन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है और आपका क्या रोल होता है उन सब चीज़ों में, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे टेक्निकल के 31 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। हो सकता है इनमें से बहुत सारी चीज़ों के नाम आपने सुने हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं सुनी हो, बट आज हम आपको इसके बारे में ब्रीफ में बताएंगे। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं अपने फ्यूचर में आगे कुछ करने के, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने बताया ना दोस्तों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। हमारा पहला पॉइंट है, हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था पीपीएम शेड्यूल के बारे में। पीपीएम शेड्यूल के बारे में दोस्तों, आज जो हम ये लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जाके skilledhindustanCom, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, skilledhindustanCom पर आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक चेकलिस्ट के तौर पर आप इसको यूज कर सकते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है पीपीएम शेड्यूल। हम किसी भी बिल्डिंग में कोई भी मेंटेनेंस वर्क होता है उसका एक शेड्यूल बनाते हैं। सबसे पहले पीपीएम, कुछ लोग जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पीपीएम होता है प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। पीपीएम क्या होता है? प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। हम अपने मशीनों को, अपने इक्विपमेंट की लाइफ को लंबा करने के लिए एक शेड्यूल बनाते हैं, पूरे साल का एक शेड्यूल बनाते हैं जिसको हम पीपीएम शेड्यूल कहते हैं। इसको हम 52 वीक का पीपीएम कैलेंडर भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने बात किया पीपीएम शेड्यूल का, प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के शेड्यूल का। इसके बाद में दोस्तों हमारा अगला चीज़ आती है, हमने शेड्यूल तो बना दिया है, अभी शेड्यूल को फॉलो करने के लिए हमें चेकलिस्ट चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पीपीएम चेकलिस्ट। पीपीएम चेकलिस्ट हमारे जो पीपीएम का शेड्यूल होता है उसी के हिसाब से हम लोगों को डिजाइन की जाती हैं। मैंने अपनी कुछ वीडियो में आपको इसके बारे में भी आपको बताया है। मैंने अपनी कुछ वीडियो में आपको इसके बारे में भी बताया है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर पीपीएम शेड्यूल कैसे बनाना है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी आगे की या पुरानी कुछ पीपीएम की वीडियोस देखिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी। तो पीपीएम की चेकलिस्ट किसी तरह की होती हैं, हम डेली चेकलिस्ट होती है उसमें कम चीज़ें चेक करते हैं। जो हमारी वीकली चेकलिस्ट होती है उसमें कुछ चीज़ें और बढ़ जाती हैं, हमारी मंथली में और कुछ 4 चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ईयरली में बिल्कुल ऑल ओवर सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे डेली रिपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्विसेज। जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसकी हमें एक डेली रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रीशियन, एचवीएसी ऑपरेटर, सुपरवाइज़र, इन सब लोगों की अपनी अपनी भागीदारी होती है। ये उस रिपोर्ट को पार्शली बना करके अपने मैनेजमेंट को आगे देते हैं, जिससे कि जो मैनेजमेंट है उसको एक फाइनल MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक रिपोर्ट होती है जिसमें हम सारी चीज़ें डालते हैं, वो डाल के वो आगे मैनेजमेंट को भेजते हैं।
इसके बाद में हम बात करेंगे पीपीएम ट्रैकिंग शीट की। हमने पीपीएम तो बना लिया दोस्तों, हमने पीपीएम की चेकलिस्ट भी बना ली हैं। तो अभी क्या ज़रूरत है पीपीएम को ट्रैक करने की कि पीपीएम सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है, हमने जैसे उसको प्लान किया था उस तरह वो है या नहीं है। तो पीपीएम की ट्रैकिंग चेकलिस्ट भी होनी काफ़ी ज़रूरी है। जो मैंने एक पीपीएम का 52 वीक्स का जो शेड्यूल मेरी वेबसाइट के ऊपर डाला है, उसमें आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। पीपीएम का पूरा शेड्यूल मिलेगा, पीपीएम कैसे करना है, और आपको ट्रैकिंग भी उसके ऊपर मिलेगी। आप उस पे जाके वो शेड्यूल हुआ है नहीं हुआ है उसी हिसाब से उसको रीशेड्यूल करना है, वो सब कर सकते हैं। अब दोस्तों अगले पॉइंट पर जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है इक्विपमेंट का हिस्ट्री कार्ड। इक्विपमेंट का हिस्ट्री कार्ड, इक्विपमेंट का हिस्ट्री कार्ड क्या होता है कि हमारे जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उसके ऊपर एक कार्ड लगा देते हैं जिसके ऊपर उस इक्विपमेंट के बारे में पूरा डिटेल लिखा रहता है। हम उसका सर्विस या ब्रेकडाउन उसके अंदर जब भी आता है हम उसके अंदर मेंशन करते हैं। इससे हमें फ्यूचर में ये पता लगता है कि हम इंस्टेंट इक्विपमेंट के सामने खड़ा होकर कि इसके अंदर कितने ब्रेकडाउन आए हुए हैं। तो दोस्तों जो पीपीएम का जो हमारा इक्विपमेंट हिस्ट्री कार्ड है वो काफ़ी ज़रूरी है और इसको भी आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम अगला जो हमारा आता है एसेट रजिस्टर। हमारे पास एसेट लिस्ट पूरी होनी चाहिए। आप जिस फैसिलिटी में काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर कितनी डीजी लगे हुए हैं, कितने चिलर्स लगे हुए हैं, कितने ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, कितने पैनल लगे हुए हैं, कितनी एसीबी लगी हुई है, उनकी रेटिंग क्या है, उनका मेक क्या है। तो इस तरह का पूरा एक चार्ट बनता है, कितनी लाइटें लगी हुई हैं, ये सारी चीज़ें भी जो हमारा एसेट रजिस्टर रहता है उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। ये भी एक फैसिलिटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद में आता है एसओपी। ये एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये एक फैसिलिटी की बैकबोन होती हैं। किसी भी काम करने का तरीका स्टैंडर्ड क्या है वो ये हमें दर्शाती हैं। मैंने अपनी काफ़ी वीडियो में एसओपी के बारे में बताया है। किसी इक्विपमेंट को चलाने की एक एसओपी होती है, क्लीनिंग करने की भी एक एसओपी होती है, किसी सिस्टम को बंद करने की भी एक एसओपी होती है, एक पीपीएम को करने की भी एक एसओपी होती है। और ये एसओपीज़ भी आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं लर्निंग फेस में था तो मुझे ये चीज़ें ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, कहीं भी ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी। इसीलिए मैंने एक वेबसाइट बनाई अपनी जिस पर मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। और इसके अलावा भी आपको कोई अगर मेरी वेबसाइट पर आपको कुछ नहीं मिलता है, आप सर्च बार में जाके ढूंढिएगा। अगर नहीं मिलता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा और आपको वो चीज़ बहुत जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराऊंगी। तो आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, लॉग बुक फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। जो हमारी लॉग बुक होती हैं ये हमारे जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं, चाहे वो हमारा इलेक्ट्रिकल है, चाहे हमारा डीजी है, चाहे हमारा एचवीएसी है, डब्ल्यूटीपी है, एसटीपी है, फायर है, इन सारे सिस्टम की एक हम चेकलिस्ट बनाते हैं। जैसे पैनल की चेकलिस्ट में हम हर घंटे पैनल की रीडिंग लेते हैं, उससे हमें पता लगता है कि किस दौरान क्या हमारा लोड चल रहा है और कौन से फेस पर कितना लोड चल रहा है, कौन सा इक्विपमेंट कितना लोड ले रहा है। ये सारी चीज़ें जब हम आगे कभी पावर एनालिसिस करते हैं तो उसमें ये काफ़ी हेल्प करती हैं। जो पावर की एक रिपोर्ट बनाई जाती है एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट में, ये सारी चीज़ें काफ़ी काम आती हैं और इक्विपमेंट को कंटिन्यू इस बहाने से
चेक भी किया जाता है। जैसे डीजी की चेकलिस्ट होती है, डीजी की चेकलिस्ट में डीजी को कितने आवर्स हुए हैं, कितने बजे चला है, कितने बजे बंद हुआ है, कितना कंज्यूम किया है, किलोवाट आवर क्या है, कितना उसके अंदर डीजल बचा हुआ है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डाली जाती हैं। इसके बाद में जो हमारा चिलर है, चिलर में भी उसी तरह चिलर का पूरा डाटा डाला जाता है कि हमारा जो एवापोरेटर का इन आउट है वो कितना है, कंडेंसर का इन आउट पानी का कितना जा रहा है, एचपी क्या है, एलपी गैस का प्रेशर क्या चल रहा है, इन आउट का प्रेशर क्या चल रहा है, ऑयल का टेम्परेचर क्या चल रहा है, हमारा कंप्रेसर कितने % लोड पर चल रहा है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं जो एक चिलर की रिपोर्ट में आती हैं। उसी तरह एसटीपी, डब्ल्यूटीपी में हम डालते हैं कितना हमारा पानी कंज्यूम हुआ है, हमारा इनका जो पानी की क्वालिटी क्या थी, आउट की क्वालिटी क्या है, कितना पानी टोटल बना है। और फायर फाइटिंग सिस्टम में हम अपना जो सारे फायर एक्सटिंग्विशर को चेक करते हैं, वो कितने उनका जो गेज है वो प्रॉपर है या नहीं है, लीक तो नहीं हो गया है। या पंप रूम की बात करें तो हमारा सारे पंप ऑटो में हैं नहीं हैं, हमारा जो पानी का प्रेशर है वो कितना है, ऑटो में ऑन हो रहे हैं तो उनका डिफरेंस कितना है। उस तरह की चीज़ें जो इस चेकलिस्ट में डाली जाती हैं। यूपीएस में यूपीएस की रीडिंग भी हमारा घंटा लेते हैं, उसमें भी ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। तो अभी तक दोस्तों हम अपने 14 पॉइंट कवर कर चुके हैं। अभी आते हैं हम 15वें पॉइंट पर, डेली शिफ्ट रिकॉर्ड। जैसे हमारा रिकॉर्डिंग होती है, हमारे अगर कैमरे लगे हुए हैं तो उनकी हर घंटे मॉनिटरिंग की जाती है, कौन सा कैमरा चल रहा है, कौन सा बंद है। तो इस तरह की भी एक जो रिपोर्ट है हम जनरेट करके अपने मैनेजमेंट को देते हैं, क्योंकि कैमरा एक क्रिटिकल पार्ट है, हमने अपनी सेफ्टी के लिए या बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए हमने उसको लगाया हुआ है। तो सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क करें, तो उसी हिसाब से जिस हिसाब से क्लाइंट की हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम उसकी भी चेकलिस्ट बनाते हैं। दोस्तों इसके बाद में हमारा आता है जॉब शेड्यूल ऑफ टेक्नीशियंस। जो टेक्नीशियन हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी कई लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया है। तो हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट भी बनाते हैं, वह है एक असिस्टेंट से लेकर एक असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, एमएसटी, डीजी ऑपरेटर, सुपरवाइज़र, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, फैसिलिटी मैनेजर, सब लोगों का अपना एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसी के हिसाब से काम किया जाता है। ये जो रिपोर्ट है ये सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं। इसके बाद में आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट ट्रैक शीट। जो हमारे पास इन्वेंट्री में हमारे पास स्टॉक में कितनी चीज़ें हैं और उनको जो क्लाइंट ने हमें स्टॉक में जितनी इन्वेंट्री दी है उसको हमें प्रॉपर रिकॉर्ड में रखना पड़ता है, रजिस्टर बनाना पड़ता है। इन्वेंट्री कहीं पे यूज होती है उस पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से सपोज सुपरवाइज़र, टेक्नीशियन, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, जिसकी साइन की ज़रूरत होती है उनकी परमिशन के बाद वो इशू किया जाता है और यूज किया जाता है। इसके बाद में हमारा आ जाता है चेकलिस्ट ऑफ OEM मैनुअल्स। जो हमारे ऑपरेशन और मेंटेनेंस में जो मैनुअल होते हैं, OEM क्या होता है, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर जो होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। जैसे हमारा डीजी लगा है, क्यूमेंस का है, तो क्यूमेंस उसका OEM है। तो जो OEM है हमें मैनुअल्स देता है, मैनुअल्स के हिसाब से हमें जो सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, OEM हमें बेस्ट वे बताता है कि हमें उस सिस्टम को कैसे ऑपरेट करना है, प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें कैसे रिएक्ट करना है। तो मैनुअल्स भी सारे आपके पास होने चाहिए। अगर आप टेक्नीशियन हैं तो आप अपने मैनुअल मांगिए अपने मैनेजर से और मैनुअल्स को पढ़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनके अंदर से। इसके बाद में आ जाता है ऑडिट चेकलिस्ट। मैंने बताया कि जो जितने भी हम डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं, जब ऑडिट होती है तो
उन सारे डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है कि प्रॉपरली उनको फिल किया गया है नहीं, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन ने उसको टाइमली सिग्नेचर किया है या नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, ये मंथ में कम से कम एक बार साइट की ऑडिट की जाती है, उसमें सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। हम सेफ्टी का ध्यान रखने रहे नहीं रख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ऑडिट में कवर की जाती हैं। तो इसके बाद में आता है स्नैग लिस्ट। स्नैग क्या होता है कि हमारी बिल्डिंग में कोई चीज़ें ख़राब हैं, तो जो चीज़ें ख़राब हैं हम उनकी एक लिस्ट बनाते हैं। जैसे हमारे सिस्टम में पंप है, कहीं से लीकेज है, पैनल है उसमें कोई एमसीबी काम नहीं कर रही है, ईएलसीबी वर्क नहीं कर रही है, या कुछ अदर कंसर्न हैं जो फॉल्ट हैं, वो हम नोट डाउन करके अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं स्नैग लिस्ट। दोस्तों इसके बाद में आता है परमिट टू वर्क ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। हमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर वर्क करने के लिए कुछ परमिट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारा हॉट वर्क परमिट हो जाता है, कोल्ड वर्क परमिट होता है, हाइट वर्क परमिट होता है। ये सेफ्टी के लिए सारे वर्क परमिट दिए जाते हैं। आपके पास वर्क परमिट प्रॉपर है या नहीं है, वर्क परमिट को आप फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो जो वर्क परमिट है वो होना चाहिए। हॉट वर्क, कोल्ड वर्क या हाइट वर्क परमिट जो भी होता है उसको बनाएं और उसको अपने साइट पर इंगेज करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। इसके बाद में हमारा आ जाता है एएमसी ट्रैकिंग सीट। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एएमसी। एएमसी होती है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। यह दो तरह की होती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव होती है, एक नॉन कॉम्प्रिहेंसिव होती है। जो कॉम्प्रिहेंसिव एएमसी होती है उसके अंदर हम इक्विपमेंट को पूरा इक्विपमेंट में अगर कोई फॉल्ट हो जाएगा तो पार्ट भी वही वेंडर ला के देगा, उसको रिपेयर भी करेगा। बट नॉन कॉम्प्रिहेंसिव में है तो पार्ट्स जो होता है वो जो आपको जो कंपनी है उसको परचेज करना होता है, और वो इंजीनियरिंग सपोर्ट, उसको टेक्निकल सपोर्ट ही खाली प्रोवाइड करते हैं। और भी काफ़ी क्लोज होते हैं। मैं एएमसी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को दूंगा। अभी आते हैं हम डेली चेकलिस्ट फॉर इलेक्ट्रीशियन। जितना भी हमारा डिपार्टमेंट होता है, हमने बात की, सब लोगों की डेली चेकलिस्ट होती हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन की चेकलिस्ट होती हैं, या हम एमएसटी बोलें उसको, डीजी, एलटी, एचटी, बिल्डिंग सब कुछ देखना होता है, तो उसकी चेकलिस्ट थोड़ी ज़्यादा होती हैं। तो इन चेकलिस्ट के बारे में भी हम सेपरेटली बात करेंगे, क्योंकि अब ये वीडियो में हम बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद में हम जो हमारा नंबर आता है टूल एंड मशीनरी। हमारे जो टूल्स हैं, हमारे प्लास, पेंचकस, ड्रिल मशीन, कटर, ये सारी जो इक्विपमेंट होते हैं इनका एक बार कम से कम महीने में ऑडिट होना चाहिए। अगर कोई मिस है, टूटा है, उसका जो एक रजिस्टर रहता है उसमें एंट्री कर दी जाती है कि ये टूटा हुआ है, टूटे हुए को जमा कर दिया जाता है। तो इस तरह करके एक जो टूल्स और जो मशीनरी होती है उसकी एक लिस्ट बनती है, वो भी होनी बहुत ज़रूरी है। ये भी एक ऑडिट का पार्ट होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे इंसिडेंट रिपोर्ट। अगर आपकी बिल्डिंग में कोई भी इंसिडेंट, मतलब कोई भी दुर्घटना होती है, सपोज किसी को चोट लग जाती है, या कोई आपके ट्रांसफार्मर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, या कुछ सडन कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, तो उसको हम इंसिडेंट जो हमारा रजिस्टर होता है उसमें डालते हैं। इंसिडेंट की रिपोर्ट भरी जाती है। तो अगर आप इंसिडेंट की रिपोर्ट भी चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे को बता सकते हैं। आपको जो कोई भी चीज़ चाहिए आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा। और वो चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी, हो सकता है अभी भी अवेलेबल हो। आप skilledhindustan.com पर आप जाएंगे तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको लगता है ये चीज़ अच्छी है तो प्लीज़ दूसरों को ज़रूर शेयर करें। और बढ़ते हैं इसी के साथ अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है जो मेंटेनेंस एक्टिविटी ट्रैकर। एक्टिविटी ट्रैकर क्या होता है कि हमारे डे टू डे
में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसका एक ट्रैकिंग शीट बनाते हैं कि ये इक्विपमेंट में फॉल्ट कब आया था, कौन सा वेंडर इसको कर रहा है, उस पर अभी क्या चल रहा है। तो इक्विपमेंट का जो एक्टिविटी है, मेंटेनेंस एक्टिविटी ट्रैकर है, वो आपको मेरी वीडियो से जो मेरा वेबसाइट है स्किल्ड हिंदुस्तान से आपको वो भी मिल जाएगा। वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आप इसको डेली मैनेज करेंगे तो आपको अपने सीनियर से वाहवाही ही मिलेगी, और आपको वाहवाही मिलेगी तो आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपके लिए डोर ओपन हो जाएंगे। इसके बाद में आता है वेंडर एस्केलेशन मैट्रिक्स। वेंडर जो होते हैं, हमारे पास अलग अलग तरह के वेंडर होते हैं। लिफ्ट का वेंडर है, डीजी का वेंडर है, ट्रांसफार्मर का वेंडर है, एएमसी के अदर वेंडर हैं। तो उनका एस्केलेशन मैट्रिक क्या होता है कि आपके पास एक डेली इंजीनियर आता है, आपके पास उसका नंबर है, उसका बॉस कौन है, उसके बॉस का बॉस कौन है, सबसे ऊपर कौन है, उन सब के एस्केलेशन, मतलब कि पहले इंजीनियर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, चीफ मैनेजर। तो इस तरह एस्केलेशन मैट्रिक होता है। जितना एस्केलेशन ऊपर जाता है उतने सीनियर लेवल के बंदे के पास जाते हैं। कई बार आपके काम नहीं हो रहे होते हैं तो हमें नेक्स्ट लेवल पे उसको एस्केलेट करना पड़ता है, उसको नेक्स्ट लेवल पे बताना पड़ता है कि भाई तुम्हारा इंजीनियर है और मैं रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, प्लीज़ उसको सही कराइए। डेली रिपोर्ट ऑफ एलिवेटर एंड एस्केलेटर्स, तो जो हमारे लिफ्ट्स वगैरह लगी रहती हैं उनकी डेली रिपोर्ट बनती है कि सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि हमारे उसकी रिपोर्ट प्रॉपरली बने। चेकलिस्ट फॉर डेली राउंड, जितने भी लोग रहते हैं चाहे वो असिस्टेंट से लेके मैनेजर तक, तो उन सब लोगों की एक डेली राउंड की एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि आपको इस दौरान राउंड लेना है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी हैं। या आप हाउसकीपिंग में भी हैं तो एक इस तरह की आपके पास होनी चाहिए कि राउंड की चेकलिस्ट आपके पास होगी। जब आप राउंड लें तो कोई पॉइंट छूट नहीं जाए। लिफ्ट एमरजेंसी प्रिकॉशंस, इमरजेंसी प्रिकॉशंस, आपको चाहे लिफ्ट है या फायर है या अदर कोई इमरजेंसी हो जाती है उस दौरान कैसे रिएक्ट करना है, ये भी एक मैनेजमेंट बना के देता है कि आग लग जाएगी तो उसमें किस तरह रिएक्ट करना है, कहाँ इन्फॉर्म करना है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो एक मैनेजमेंट बना के देता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स मैंने काफ़ी ढूंढ के, काफ़ी मेहनत करके आप सब के लिए बनाए हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो मुझे प्लीज़ लाइक कीजिए, और आपको ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, अलविदा कहने से पहले मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा। अगर आप कोई भी चेकलिस्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज़ skilledhindustan.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मेरा सारा डिटेल आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अलविदा लेते हुए जय हिंदुस्तान।